हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। पिछली कक्षाओं में हमने आपको तत्वों के संकेत लिखना और परमाणु डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को बता दिया है। आज के वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक लेने वाले हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए और क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संकेत के महत्व, अणु की अवधारणा, अणु की विशेषताएं, तात्विक अणु, परमाणुकता, इन बातों पर आज की वीडियो में चर्चा होगी और यह वीडियो विशेष होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संकेत के महत्व क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने संकेत पढ़ा है, तो देखिए संकेत जैसे मान लेते हैं हम हाइड्रोजन का लिखते हैं H, हाइड्रोजन का क्या लिख रहे हैं H। अगर हम H लिखते हैं या अगर हम C लिखते हैं, ठीक है, तो इस संकेत, यह क्या है, संकेत है, इससे क्या क्या प्रमाणित होता है, मतलब कि इसके क्या महत्व है, इससे क्या क्या हमको दिखता है। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पर लिखा गया है, आपको नोट करने में आसानी होगी, यह किसी विशेष तत्व को दर्शाता है। जैसे अगर हमने C लिख दिया तो यह किसको दर्शा रहा है, कार्बन को दर्शा रहा है। यह किसको दर्शा रहा है, हाइड्रोजन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जब कोई संकेत लिखा जाता है तो सबसे पहले तो वह विशेष तत्व को दर्शाता है, ठीक है। हमने H लिखा है तो वह हाइड्रोजन को दर्शा रहा है, ठीक है। ये कार्बन या अन्य तत्वों को तो नहीं दर्शाएगा, यह H है, हाइड्रोजन को ही दर्शाएगा। आगे यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। आप जानते हैं कि यहाँ पर केवल H लिखा हुआ है या केवल C लिखा हुआ है, तो यह एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु। अगर वही यहाँ पर H2 लिखा हुआ होता तो हम समझते हाइड्रोजन के दो परमाणु, वही लिखा होता C3 या C4 तो हम समझते कार्बन के 4 परमाणु या कार्बन के 3 परमाणु, ठीक है। तो यह, और अगर H केवल H लिखा हुआ है, यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो एक परमाणु है, एक परमाणु, तो यहाँ पर यह किसी तत्व के एक परमाणु को सूचित करता है, ठीक है, व्यक्त करता है। दूसरी बात है कि यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि अगर हमने H लिखा है तो इसका अर्थ है कि इसका परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, किसके, हाइड्रोजन के। यहाँ पर हमने C लिखा है तो यह अगर परमाणु द्रव्यमान में ग्राम में देखें तो यह 12 ग्राम होगा, ठीक है। यह 1.008 ग्राम होगा, ठीक है। अगर हम फिर देखें इसी को, अगर यहाँ पर C2 लिखा हुआ होता तो यह भी दुगना हो जाता, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसके महत्व ये है, आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, जो 9th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए विशेष होगा, आप इसको नोट कर लेंगे, आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अणु की अवधारणा। इसको मिटा रहे हैं। अणु की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अणु की अवधारणा किसने दी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अणु की अवधारणा किसने दी, क्या आपको पता है? चलिए बताते हैं। अणु की अवधारणा सबसे पहले दी थी जॉन डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन ने कहा, ध्यान दीजिएगा, डाल्टन ने कहा कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होगा। तत्व का सबसे छोटा कण कौन होगा, परमाणु। और यौगिक का सबसे छोटा कण, यौगिक का सबसे छोटा कण यौगिक परमाणु। यह बात किसने कहा, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन की यह कल्पना थी कि यौगिक तत्व के सबसे छोटा कण परमाणु और यौगिक का सबसे छोटा कण यौगिक परमाणु, ठीक है। लेकिन बाद में यह यौगिक, उस समय तक यह यौगिक परमाणु नाम से ही जाना जाता था, अणु जो है यौगिक परमाणु के नाम से जाना जाता था। बाद में एवोगाड्रो आए, एवोगाड्रो ने यौगिक परमाणु का नाम मॉलिक्यूल रख दिया, अणु रख दिया। क्या रख दिया, मॉलिक्यूल रख दिया, ठीक है, अणु रख दिया, ठीक है। तो अणु का नामकरण किसने किया, एवोगाड्रो ने। अणु की संकल्पना किसने दी,
डाल्टन ने। डाल्टन अणु को क्या कहते थे, या डाल्टन ने अणु को क्या कहा था, तो यौगिक परमाणु कहा था। ये सब प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो हम अणु की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अणु क्या होता है, बार बार मॉलिक्यूल लिखा हुआ कई जगह। चलिए अब देखिए अणु क्या होगा, ठीक है। परमाणु की परिभाषा पिछली कक्षा में हमने देखा है। अब हम देखते हैं अणु क्या होता है। तो पदार्थ, ठीक है, पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक, कोई भी तत्व या यौगिक, कोई भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है यौगिक कहलाता है, सॉरी अणु कहलाता है। ठीक है, पदार्थ का मतलब तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है वह अणु कहलाता है। सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं H2O, ठीक है। अगर हम जल ले रहे हैं तो जल क्या है, यौगिक है। जल क्या है, यौगिक। तो उसका सबसे छोटा कण कौन होगा, H2O होगा। जल का सबसे छोटा कण कौन होगा, H2O होगा, ठीक है। वही हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन अगर अकेले रहेगा तो यह परमाणु है। हाइड्रोजन अगर अकेले लिख दिया है हमने तो यह क्या है, परमाणु है। यह अणु नहीं है, क्या है, परमाणु है। लेकिन क्या यह मुक्त अवस्था में रह सकता है। सपोज कीजिए कि कोई तत्व अकेला नहीं रह सकता है। किसी तत्व का एक परमाणु अकेले रहना नहीं चाहता है, वह हमेशा संयोग करना चाहता है और अस्थायी होना चाहता है। संयोग करके अस्थायी होना चाहता है तो यह अपने ही हाइड्रोजन से संयोग कर लेगा और H2 के रूप में रहेगा। तो H2 क्या हो गया, अणु हो गया। जबकि अगर H अकेला रहता तो ये क्या रहता, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु अस्थायी नहीं रह सकते हैं जबकि अणु अस्थायी रहते हैं। अब ये H2 हो गया, अब यह अस्थायी हो गया, ठीक है। जबकि H अकेले जो है वो अस्थायी नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि तत्व या यौगिक किसी के भी कण अगर अस्थायी हैं, मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अणु की विशेषताओं पर। तो हम लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। आइए देखते हैं हम अणु की विशेषताएं, ठीक है, कि कोई अणु है अगर तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। सबसे पहले तो ये बात भी जान लीजिए आप कि अणु जो होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल से बनता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच जब रासायनिक संयोग होता है तब अणु का निर्माण होता है। जैसे आपने मैंने बताया था H2, तो इसमें कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। मैंने बताया था H2O जल, इसमें कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के तीन परमाणु। तो इन दोनों ने रासायनिक संयोग किया होगा, यहाँ भी रासायनिक संयोग हुआ होगा, तब जाके यौगिक का निर्माण होता है। याद रखेंगे इस बात को। आइए हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता क्या है कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर हम जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल। ये सपोज कीजिए आप जल के कण हैं, ये क्या है, जल के कण, और सभी कण H2O है, क्या है, H2O है। अब इतने सारे H2O है, अब ये सभी क्या होंगे, सदृश होंगे, एक जैसे होंगे। सदृश का अर्थ क्या होता है, एक जैसा। तो किसी भी यौगिक का, मान लेते हैं यह यौगिक है या पदार्थ है, ठीक है, और इसके सभी अणु जो हैं ये सभी क्या है, सदृश है। द्रव्यमान सबका समान होगा, ठीक है, द्रव्यमान सबका समान होगा, भार मतलब कि आकार सबका समान होगा, ठीक है, जुड़ाव सबका समान होगा, सभी की संरचना समान होगी, सभी में, सभी अणु में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा। भार के विचार से भी दोनों का अनुपात हमेशा सभी अणुओं में समान होगा, ठीक है। तो इस तरह से सदृश होंगे। दूसरा क्या है कि विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मान लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ये CO2 है,
कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, तो दोनों के अणु भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दोनों के अणु में कोई मैच नहीं होगा, कोई मतलब कि समानता नहीं हो सकती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे दोनों, बिल्कुल अलग। अगला, किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन मतलब H2O अणु है, जल का अणु है H2O, तो H2O का जो गुण होगा वही इस द्रव का गुण होगा, वही जल का गुण होगा, ठीक है। मतलब कि इस जल के गुण का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अणु, ठीक है। अणु जो है इसके गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अगर पानी स्वाद में मतलब बिना स्वाद का होता है, तो H2O जो है अणु कण वही बिना स्वाद का होगा, ठीक है। इसके पास जो जो गुण है वही गुण यहाँ होंगे। इसके पास जो गुण है, जैसे CO2 का एक अणु आग बुझा सकता है, तो ये सभी मिलकर के भी आग ही बुझाएंगे, उसमें यही गुण होगा, क्लियर। तो किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये हैं अणुओं की विशेषता है। अब हम बात करते हैं तात्विक अणु पर। चलिए इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तात्विक अणुओं की बात करें तो तत्वों से बने हुए अणु, तात्विक अणु का अर्थ क्या होता है, तत्वों से बने हुए अणु, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो अपने ही परमाणु से मतलब आपस में एक दूसरे परमाणु से मिलकर के सहयोग कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आप छोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से सहयोग करेगा और H2 बना लेगा। अगर आप क्लोरीन गैस लेते हैं तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से सहयोग करेगा और Cl2 बना लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन ले ले तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सहयोग करेगा, O2 बना लेगा, ठीक है। तो ये जो अणु है ये एक ही तत्व के अणु मतलब परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, एक ही तत्व के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं ना, तो इन्हें हम कहते हैं तात्विक अणु। क्या कहते हैं, तात्विक अणु। और इस तरह से ये अकेले अस्थायी नहीं रह पाते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रह पाते हैं, हमेशा क्या रहेंगे, संयुक्त अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं। इस तरह से लगभग सभी तत्व जो है, ठीक, लगभग सभी तत्वों के परमाणु जो है वो अस्थायी होते हैं, मतलब संयोग करके ही अस्थायी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ गैसों को छोड़ करके, जैसे अक्रिय गैस, अक्रिय गैस ध्यान देंगे आप, नोट करेंगे, अक्रिय गैसों से प्रश्न बनते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस, इसी को कहा जाता है, ठीक है। आप बात करेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, 6। हीलियम, ठीक है, नियॉन, आप हिंदी नाम भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और ये सब एकल परमाणु अणु होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक परमाणु अणु होते हैं, मतलब ये अकेले ही रहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ कि ऑक्सीजन अकेले नहीं रह सकता है, O2 के रूप में रहेगा, क्लोरीन अकेले नहीं रह सकता, Cl2 के रूप में रहेगा। उस तरह से अगर इसको हम देखें तो ये क्या होगा, ये अकेले ही रह सकता है, ठीक है। ये क्या रह सकता है, अकेले ही रह सकता है, ये किसी दूसरे से जाकर के सहयोग नहीं करता है, यह निष्क्रिय होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। कुछ तत्वों के यौगिक मतलब कुछ तत्वों के अणु जो होते हैं, तात्विक अणु जो होते हैं वो काफी जटिल होते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, इसमें यह भी कार्बन से बना हुआ है, यह भी कार्बन से बना हुआ है, दोनों कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन इसमें इन दोनों में कार्बन अजीब ढंग से सजा होता है, मतलब कि कार्बन अनेक कार्बन, ठीक है, सजे होते हैं इस तरह से। आपको बता दें कि एक होता है फुलेरीन, बकमिंस्टर, फुलेरीन, ठीक है। ये तीनों कार्बन के अपरूप है। अपरूप या अपर रूप भी लिखा जाता है, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलेरीन में कार्बन के 60 परमाणु इस तरह सजे होते हैं जैसा लगता है कि एक फुटबॉल है।
तो कार्बन के आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कार्बन के किस अपरूप का आकार फुटबॉल की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, गोले की तरह होता है? तो क्या होगा? मिस्टर फुलेरिन। आपको किताबों में या ऑब्जेक्टिव में केवल फुलेरिन ही लिख दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह था तात्विक अणु के बारे में हम समझाया कि तत्व जब आपस में यौगिक बनाते हैं तो तात्विक अणु कहलाते हैं। अब बात करते हैं परमाणुकता पर। परमाणुकता ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक है, आप एक बार में समझ जाएंगे और इतनी आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं परमाणुकता को, एटॉमिसिटी। परमाणुकता की अगर परिभाषा देखें हम, चलिए हम पहले लिख देते हैं। चलिए तो परमाणुकता क्या होता है? तो परमाणुकता का अर्थ होता है, परमाणुकता की परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ के एक अणु में, ठीक है, चाहे वो यौगिक हो या तत्व हो, ठीक है, कोई तत्व हो या कोई यौगिक हो, उसके एक अणु में मौजूद परमाणुओं की जो संख्या होगी उसी को परमाणुकता कहते हैं। जैसे जल का अणु क्या है? H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो टोटल कितना हो गया? 3 परमाणु। परमाणुओं की संख्या यहाँ कितनी है? 3 है, तो 3 हो गई परमाणुकता। H2 कितने हैं? 2 परमाणु मौजूद है इस अणु में, तो परमाणुकता कितनी हो गई? 2। NH3 अमोनिया का एक अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं? 1 2 मतलब 3 और 1 4। हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1, तो 4, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो इस तरह से परमाणुकता के आधार पर यौगिकों को कई प्रकार में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए उन प्रकारों को देखते हैं कि परमाणुकता के आधार पर आप लिख सकते हैं परमाणुकता के आधार पर, परमाणुकता के आधार पर अणु निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक परमाणुक अणु। क्या होता है? एक परमाणुक अणु या एकल परमाणुक अणु। एक परमाणुक अणु या एकल परमाणुक, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वैसे अणु जिसमें मात्र एक परमाणु मौजूद हो, वैसे अणु जिसमें मात्र कितने परमाणु मौजूद हो? एक परमाणु। ठीक है, जैसे हीलियम जिसमें केवल एक परमाणु मौजूद हो। ठीक है, वैसे अणु आप परिभाषा में लिख लीजिए या समझ लीजिए, एक परमाणु अणु वैसे अणु जिसमें एक परमाणु मौजूद होगा उसे एक परमाणु अणु कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हीलियम अकेला रहता है, जेनॉन अकेला रहता है, क्रिप्टन अकेला रहता है। ठीक है, एक परमाणु अणु है। आर्गन एक परमाणु अणु है, नियॉन एक परमाणु अणु है। तो ये सब क्या है? एक परमाणु अणु है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु अणु, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, द्विपरमाणु अणु, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी परिभाषा आप आसानी से बना सकते हैं कि वे अणु जिसमें दो परमाणु मौजूद होंगे, वे अणु जिसमें दो परमाणु मौजूद होंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल ले लीजिए H2CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, Cl2, O2, सब में कितने परमाणु हैं? दो दो परमाणु हैं। तो जब दो दो परमाणु हैं तो ये क्या होंगे? एटसेट्रा, ये द्विपरमाणु अणु होंगे। और होता है त्रिपरमाणु अणु।
त्रिपरमाणु अणु, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे अणु जिसमें 3 परमाणु मौजूद होते हैं उसे त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं H2O, CO2, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, H2S एटसेट्रा। ठीक है। अगर हम बात करें फिर से चौथे प्रकार की, तो चतुष्परमाणु अणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें कितने परमाणु होंगे? तो वे अणु जिनमें 4 परमाणु मौजूद होते हैं उसे चतुष्परमाणु अणु कहते हैं। आप सुनिए, आराम से लिख लीजिए, या आप तो आसानी से इसको समझ ही रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये चीजें। NH3 कितने हैं? 4, N1 और हाइड्रोजन 3, 4 हो गए ना। तो NH3 क्या हो गया? चतुष्परमाणु अणु हो गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो SO3P4 ये चतुष्परमाणु अणु हो गया। अब अंतिम देखते हैं बहुपरमाणु अणु। बहुपरमाणु अणु, ठीक है। अब 4 से अधिक जितना भी परमाणु वाला अणु होगा वे सभी बहुपरमाणु अणु होंगे, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कि अब 4 से अधिक जितने भी परमाणु वाले अणु होंगे उनको हम कहेंगे बहुपरमाणु अणु। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो 4 से अधिक है तो ये बहुपरमाणु अणु होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर कहते हैं पंच परमाणु अणु, षट परमाणु अणु, सप्त परमाणु अणु, अष्ट परमाणु अणु। तो इस तरह से चलते चले जाते ना, इसलिए 4 के बाद क्या किया गया है? बहुपरमाणु अणु नाम दे दिया गया है, क्योंकि 4 से अधिक जितने भी होंगे। आप सपोज कीजिए हम एक लेते हैं C6H12O6 ग्लूकोज। यहाँ कितने हो गए? 6, 6, 12, 24 परमाणु हो गए। अगर लेते हैं चीनी का अणुसूत्र C12H22O11, ये चीनी का अणुसूत्र है। यहाँ कितना हो गया? सपोज कीजिए 12 और 33, 45 हो गया ना। तो ये 45 परमाणु है इस अणु में। तो इस तरह से आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और ये चीज़ें आप आसानी से समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको भी मतलब कि लाभ मिल सके, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। धन्यवाद।